हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस के आरओ एआरओ क्रैश कोर्स में। और आज हम देखने वाले हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का मूल अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर मान लीजिए किसी सूचना को या कोई डाटा है, सूचना है, कोई तथ्य है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए यदि हम इंटरनेट, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की तकनीकी को हम सूचना एवं संचार तकनीकी के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमको आखिर कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। बहुत सारे जब छोटे लेवल पर डाटा की जरूरत पड़ती है तो हम उसको सामान्य मानसिक क्रियाओं द्वारा या लिख करके हाथ से कैलकुलेट करके भी हम उनको जान सकते हैं, लेकिन जब बृहद पैमाने पर ये हमें करना पड़ता है तो उसके लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिसको हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जिसको हम संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। और अब इसमें जिस चीज पर हम प्रोसेसिंग करते हैं, जिस चीज पर हम काम करते हैं, उस चीज को हम डाटा के नाम से जानते हैं। डाटा मतलब सूचनाओं का एक संग्रह होता है। तो ये क्या होता है? असिद्ध तथ्यों, अंकों और सांख्यिकी का वह समूह जिस पर प्रक्रिया करने पर, प्रोसेसिंग करने पर एक अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। कोई भी डाटा है तो कोई भी चीज है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको हम मूल रूप से क्या कह देंगे? डाटा कह देंगे। और अगर उस डाटा में से कुछ हमारे काम की चीज निकल आती है तो उसी चीज को हम क्या कह देते हैं? इंफॉर्मेशन या सूचना कह देते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो किया उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। तो प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा को व्यवस्थित करना, उसकी गणना करना और उससे तथ्यों को, सही तथ्यों को निकालना। ये जो प्रक्रिया है इसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो डाटा है उसको रीअरेंज करने या इकट्ठा करने के लिए हमारे पास अब कुछ तरीके हैं। हमने कुछ सेगमेंट्स बना रखे हैं, स्पेशल नाम उनके रख रखे हैं। तो बिट एक यहां पे आता है। जो कंप्यूटर है वो बिट के आधार पर काम करता है। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन सिर्फ ये जानती है कि या तो वो चालू हो सकती है या बंद हो सकती है। करंट फ्लो होगा तो चालू, करंट फ्लो बंद हो जाएगा तो बंद। इसका मतलब कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, या तो ऑफ होना मतलब कि 0 और या फिर ऑन होना मतलब कि 1। अब ये दो हैं तो दो को इंग्लिश में कहा जाता है बाई, इसलिए यहां से एक टर्म आ गया बाइनरी। तो ये बाइनरी बेस पर काम करते हैं और या तो 0 या 1 को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। बाइनरी का, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बिट। इसलिए 0 या 1 को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए 0 या 1 की बात करें तो इससे कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 0 0 1 1 इस तरीके से हमने 8 8 के समूह बना लिए। अब उनसे क्या हो जाता है? कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, अपनी बात को कहना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से जो 8 बिट मिला करके 0 0 1 ऐसे करके लिख करके 8 बार, इस तरीके के 8 8 के कॉम्बिनेशन बना करके जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं? बाइट के नाम से जानते हैं। बाइट के अलावा अगर मान लीजिए 4 बिट अगर हम मिलाएं तो सीधे सीधे हम यहां पे देखें तो बिट का मतलब क्या हो गया? या तो 0 या फिर 1। इसके बाद आता है निबल। निबल में क्या होते हैं? 4 बिट होते हैं। फिर होता है बाइट। बाइट में क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं या फिर 2 निबल होते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। आगे हम बात करें तो कंप्यूटर के प्रकार। अब देखिए, कोई भी चीज है, शुरुआत में कंप्यूटर का क्या था? कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़े होते थे, कैलकुलेशन इनकी क्षमता बहुत कम थी, स्पीड इनकी बहुत कम थी और बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये पहली पीढ़ी की बात है। जैसे वहां पे यूनिवेक 1 एक कंप्यूटर था या मार्क 1 की बात करें, ये बहुत पुराने, या चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो उन्होंने जो कंप्यूटर बनाए थे बहुत बेसिक थे, जो सामान्य यूज के लिए नहीं थे, या ये कहिए कि इनकी गणन क्षमता इतनी कम थी कि उससे तो ज्यादा तेजी से कोई इंसान पेपर और पेन की सहायता से किसी चीज को हल कर सकता था। लेकिन धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर आज देखेंगे हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर या फोन घुस चुका है। लेकिन हर एक क्षेत्र में जब ये घुसा तो इनके अलग अलग प्रयोगों के आधार पर इनकी अलग अलग श्रेणियां बना दी गई। जैसे कुछ कंप्यूटरों का प्रयोग पर्सनल यूज के लिए किया जाने लगा या बहुत ही निम्न स्तर पर किया जाने लगा, एक व्यक्तिगत इंसान उसको प्रयोग करने लगा। वैसे कंप्यूटरों को हमने मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया। फिर उससे थोड़ा, जैसे मान लीजिए दुकान में 2 4 लोग काम करते हैं, डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, तो वहां पर मिनी कंप्यूटर का हम प्रयोग करने लग गए। उससे और थोड़ी सी
हमको जैसे मान लीजिए एक पूरी की पूरी कंपनी के लेवल पर जब हमको ज़रूरत पड़ी, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी, तो हम वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको डाटा इकट्ठा करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमको डाटा को बहुत फास्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु बम का विस्फोट है, तो उसके क्या क्या घाट नुकसान हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उसका कितना कितना फर्क पड़ेगा, कैसे कैसे उसके रिजल्ट होंगे, इस बारे में हमको जानकारी पता करनी है। या मान लीजिए हमने यहाँ से चंद्रयान 3 भेजा, तो चंद्रयान 3 वहाँ पे उतरेगा नहीं उतरेगा, क्या उसकी कंडीशंस रहेंगी, तो इस बारे में सिमुलेशन पता करने के लिए, या मान लीजिए मौसम के बारे में पूरी जानकारी प्रेडिक्ट करने के लिए जिस तरह के विशेष कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया, उनको हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो मूल रूप से कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर की हम बात करेंगे तो इनमें क्या किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। हमने अभी जैसे जिक्र किया, एक ही सिंगल इंसान इसको यूज करता है। यूज के आधार पर जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, IBM एक कंपनी है जिसने सबसे पहला पीसी बनाया था, तो आप ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, भाई जिसको आप मेज पर रख के चला सकते हैं तो उसको मेज वाला कंप्यूटर या डेस्कटॉप कह देंगे। जिसको पैरों पर रख के चलाया जा सकता हो उसको लैपटॉप कह देंगे, जिसको लैप में रख के चलाया जा सकता हो। जिसको हथेली पर रख के चलाया जा सकता हो, हथेली को पाम कहा जाता है, तो इसलिए पाम टॉप कंप्यूटर कह देंगे। आजकल उसका नाम क्या रख दिया गया है, फोन रख दिया गया है, मोबाइल रख दिया गया है। और इनके आधार पर, काम के आधार पर भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे नोटबुक कंप्यूटर है, ये भी पाम टॉप ही है। जैसे आपको कोई खास चीज अगर नोट करते चले जानी, कॉपी किताब की तरह यूज करना है, या मान लीजिए टैबलेट है, फोन का थोड़ा सा बड़ा रूप, ये भी पाम टॉप का ही एक तरीका है या एक प्रकार है। अब इसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर से ऊपर आता है फिर मिनी कंप्यूटर, या दूसरा टाइप है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, इनमें माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा आकार में थोड़े से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से थोड़े से क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं। इनका उपयोग पेरोल, अकाउंटिंग और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया जाता है। बात हम करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो ये क्या करते हैं, ये बैंकों में, बड़ी कंपनियों में, ऑफिसों में बड़े कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और एक साथ कई प्रयोक्ता इस पे काम कर सकते हैं। जैसे अलग अलग इंटरफेस बना दिए, उस पर 10, 15, 20 या 1000 लोग एक साथ बैठ करके काम कर सकते हैं। और इनका जो CPU होगा वो एक रहेगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इनका प्रयोग करती हैं। वर्क स्टेशन की बात करें तो एकल प्रयोक्ता सिंगल यूजर कंप्यूटर है, जिसे तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तेज माइक्रो प्रोसेसर, अधिक रैम और हाई स्पीड अडेप्टर लगा होता है। कोई स्पेशल अगर मान लीजिए जैसे हमको कहीं पे जैसे हिमालय के बारे में हमको मौसम की जानकारी लेनी है या कहीं और कुछ ऐसा प्रयोग करना है, तो विविध वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए वर्क स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। वहां पे जो कंप्यूटर रहते हैं उनकी रैम बहुत ज्यादा रहती है, मतलब हमको तुरंत क्विक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस तरह के कंप्यूटरों का डेवलपमेंट किया गया है। अब बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा, ये एक तो सबसे पहली बात क्या होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। एक कंप्यूटर, उसके बाद दूसरा प्रोसेसर, तीसरा प्रोसेसर, इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेसर मिलकर के एक पैरेलल प्रोसेसर बनाते हैं। उस सिस्टम को टोटल मिला के हम क्या कह देते हैं, सुपर कंप्यूटर कह देते हैं। और सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन जो क्षमता होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसको गीगा फ्लॉप्स में, टेरा फ्लॉप्स में, या आजकल हम बात करें जो अभी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको पेटा फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों खरबों गणनाएं कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है। यूज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मौसम अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स, रासायनिक यौगिकों के अध्ययन में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये तो हो गए हमने आकार या उनकी जो कैलकुलेशन कैपेसिटी है उसके आधार पर। सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा, माइक्रो कंप्यूटर की कैलकुलेशन कैपेसिटी सबसे कम। यूजर के हिसाब से अब देखिए, जो डाटा प्रेजेंट किया जा रहा है उसके आधार पर भी कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्रामों को 0 और 1 में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। जो आजकल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये कैसे हैं, डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर होता है, एक एनालॉग थर्मामीटर होता है जिसमें जैसे डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर को दबाएगा, फिर धीरे धीरे उसमें पारा चढ़ता चला जाएगा, फिर वो कैलकुलेट करेगा 102 बुखार है, 101 बुखार है। वैसे आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ रहे हैं जिसमें डायरेक्ट 102 या 101 लिखा आता है, उसमें कोई पारा ऊपर जाता हुआ या नीचे आता हुआ नहीं दिखता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ये क्या होते हैं, लगातार सिग्नल्स के रूप में सूचनाएं इनमें मिलती रहती हैं, यह परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
अब इनमें क्या, उनमें क्या हो रहा था कि डायरेक्ट सूचना मिलती थी, इसमें क्या था कि धीरे 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 सूचना इकट्ठी होती है और उसके बाद फिर हमको रिजल्ट मिलता है। अब इन दोनों का एक मिक्स रूप भी है, डिजिटल का भी और एनालॉग का भी एक मिक्स रूप है, जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और इनमें क्या होता है, दोनों की विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा भी रिसेंट टाइम में एक कंप्यूटर और बहुत फेमस हो रहा है, जिसको हम क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर काम करते हैं। और अभी जैसे हमने पढ़ा था, तो कंप्यूटर का जो आधार था काम करने का, बेस क्या था, वो बिट था, मतलब 0 या फिर 1। लेकिन अगर हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो ये क्वांटम बिट या शॉर्ट में क्यूबिट के आधार पर काम करता है। अब क्यूबिट क्या है, क्यूबिट या तो 0 है या फिर 1 है या फिर 0 एंड 1 दोनों। जैसे आप मान लीजिए एक ऐसी कोई की है, एक ऐसी चटकनी है जिसको आप नीचे दबाते हैं तो बल्ब चालू हो जाता है, ऊपर दबाते हैं तो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो मान लीजिए आपने उसको बिल्कुल बीच में स्थापित कर दिया, ना वो बंद ना चालू, वैसी जो अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिट के नाम से जानते हैं। क्यूबिट पर ये काम करता है, तो इसकी वजह से इसकी कैलकुलेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना ज्यादा तेजी से ये काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के विभिन्न भाग। अब जो कंप्यूटर है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। देखिए मशीन है, वो इंसान के साथ कम्युनिकेट कर नहीं सकती, बात कर नहीं सकती। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि मशीन के साथ उन जो चीजें जो हम छू पा रहे हैं, उन मशीनों के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारी बातों को समझ करके उन लोहे लंगड़ की चीजों को समझा सकें। तो जो चीज ऐसी हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम कह देते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। और जिन चीजों को हम छू नहीं सकते लेकिन जो हार्डवेयरों से काम कराती हैं, उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसके अलावा अगर हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे तो एक तरफ हमारा हो गया क्या, हार्डवेयर, दूसरी तरफ हमारे जैसे जो चीजें हैं, दूसरी तरफ हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका है हमारे पास, जैसे मान लीजिए जो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका प्रयोग हम डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी कंप्यूटर में जो डाटा आया है उसको कंट्रोल करेंगी, उसको रेगुलेट करेंगी, उसको देखेंगी कि इसमें कैसे काम किया जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और तीसरा जो होगा कि जब हमने डाटा दे दिया, हमने उस पर प्रोसेसिंग कर ली, काम कर लिया, और उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा, तो रिजल्ट जिन जिन एपरेटस से, जिन जिन चीजों से हमको दिखता है, उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, जहां से रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बांट सकते हैं। जैसे जो कंट्रोल यूनिट है, यहां पे आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भाई सारा काम यही तो होगा, कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसी में सीपीयू के साथ ही बीच में जो पोर्शन है, इसी में एक होता है हमारा मेमोरी यूनिट। अब हमने देखिए उस पर प्रोसेस तो कर लिया कि इस पे काम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन कई बार डाटा को हमको याद रखने की जरूरत पड़ती है कि ये डाटा फिर से हम यूज ले सकें, इस डाटा का फिर से उपयोग कर सकें। तो उसके लिए मेमोरी यूनिट की जरूरत पड़ती है। स्मृति अथवा मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों के भंडारण एवं स्टोरेज और क्या किया जाता है, रिट्राइवल, पुनः प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि में मापा जाता है। इनको आगे देखेंगे ये क्या चीज है। अब जो मेमोरी है वो दो प्रकार की हो सकती है मूल रूप से। एक ऐसी मेमोरी हो सकती है कि भाई हर चीज, हर डाटा को आप याद नहीं रख सकते। तो एक तो यह है कि जब तक हम काम कर रहे हैं हमको सिर्फ तभी तक याद रखनी है, तो ऐसी मेमोरी क्या होगी, अस्थायी प्रकार की मेमोरी होगी। इस मेमोरी हम रैम के नाम से जानते हैं। दूसरा, कुछ डाटा ऐसा हो सकता है जिसको हमको बहुत लंबे समय तक याद रखने की जरूरत है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट मेमोरी में डालना पड़ेगा। वैसी मेमोरी को हम रोम नाम से जानते हैं। तो रैम नाम की जो मेमोरी है इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। ये क्या है, ये अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक इसमें डाटा रहता है, और जैसे ही हमने मान लीजिए लॉग आउट किया या फोन को बंद किया, कंप्यूटर को बंद किया, ये मेमोरी अपने आप फिर से खाली हो जाती है। रैम की क्षमता या आकार 256 MB, 212 MB, 1 GB, 2 GB, आजकल तो टेराबाइट तक आ रहे हैं, 1 TB, 2 TB तक मेमोरी आ रही है। रोम की बात करें तो ये क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी,
इसमें ये स्थायी टाइप की मेमोरी होती है और इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। जो भी जैसे मान लीजिए हमको वीडियो वगैरह है वो सब स्टोर करने हैं तो वो सब इसमें स्टोर करेंगे। रैम का काम क्या है? रैम डिसाइड करता है कि प्रोसेसर कितना फास्ट चलेगा, जितना ज्यादा रैम होगा उतना ही ज्यादा हमारा कंप्यूटर या फोन उतना ही ज्यादा तेज चलेगा। तो ये तब तक काम करती है जब तक चीज चल रही होती है, और जो स्थायी मेमोरी हमारी रोम, उसमें हम चीजों को परमानेंटली डाल सकते हैं। इसके अलावा एक पार्ट है जिसको मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटिंग सर्किट होता है और जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। मतलब जितनी भी चीजें कंप्यूटर के सीपीयू में हैं उन सब चीजों को जहां पे फिट किया जाता है वो जगह क्या कहलाती है? मदरबोर्ड के नाम से जानी जाती है। बात करेंगे जैसे अभी हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करी थी, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिन युक्तियों का प्रयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है वे सभी युक्तियां क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हम बात कर सकते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या है? ये मुख्य और सुगम इनपुट युक्ति है और जिसके आधार से टेक्स्ट हो गया, संख्या है या कोई स्पेशल सिंबल है, उसको कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है। माउस की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर को नियंत्रण, वो तीर जैसा जो आता है इस तरीके से, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने या उसको खोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्कैनर की हम बात करें तो इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को स्कैन करके कंप्यूटर में सीधे सीधे भेजा जा सकता है। ओएमआर की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसका। ओएमआर क्या है? ये भी एक स्कैनर का ही टाइप है जो क्या करता है? कुछ विशेष चिन्हों को, जैसे मान लीजिए हमने जहां जहां पे रंग कर दिया है, सिर्फ उन्हीं चीजों को ये आइडेंटिफाई करता है और उनको कैलकुलेट करके हमको एक रिजल्ट बता देता है। तो इनपुट करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। अब कुछ होती हैं आउटपुट युक्तियां। आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है? वैसे सभी युक्तियां जिनके प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी सूचना कंप्यूटर में इकट्ठा हुई है, जो भी हमने काम किया है, उसको ये हम तक पहुंचा देते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया। उन चीजों को हम क्या कहते हैं? आउटपुट युक्तियां कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर मतलब वो जो टीवी स्क्रीन टाइप की या टच स्क्रीन होती है वो क्या है? मॉनिटर है। तो मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू की फुल फॉर्म कई बार पूछी भी गई है तो आप इसको याद रखिएगा, इसको वीडीयू भी कहते हैं। जैसे एक युक्ति है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? कागज पर चीजों को क्या कर देता है? प्रिंट करके हमको दे देता है ताकि स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत उसको किया जा सके। कंप्यूटर हार्डवेयर उन हिस्सों को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो वे सूचनाएं, आदेश अथवा तरीके हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करता है। ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। जैसे लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गया, या फिर हम ओएस की बात कर सकते हैं, या आईफोन का जो काम करता है उसकी हम बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम हैं सब ऑपरेटिंग सिस्टम की ही वजह से चलते हैं। उसकी वजह यह है कि मशीन हमारी बात नहीं समझ रही है। सॉफ्टवेयर भी कोई जीवित चीज नहीं है, तो सॉफ्टवेयर को, हमारे निर्देशों को सॉफ्टवेयर तक कौन पहुंचाएगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। फिर जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर हार्डवेयर से काम कराएगा। हार्डवेयर ने जो काम किया है उसको सॉफ्टवेयर देखेगा, सॉफ्टवेयर उसको क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूजर, मतलब कि हम लोग और कंप्यूटर या मोबाइल के बीच में जो चीज है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो भी कंप्यूटर काम कर रहा है वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट काम कर लेगा। हमने अभी कहा था कि कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही चीज मानता है, या तो ऑफ या ऑन। इस कंडीशन को अगर हम देखें तो ये कहलाती है भाषा। हम जो भी बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं, तो उसका जो माध्यम है वो भाषा है। ऐसे ही कंप्यूटर भी किसी चीज को अगर समझता है तो इसका मतलब वहां पे कोई भाषा नाम की चीज होगी, कोई भाषा जैसी चीज होगी। इसलिए कंप्यूटर से संबंधित जो भाषाएं हो उनको 3 कैटेगरी में हम बांट लेते हैं। एक को हम कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा के नाम से जानते हैं। मशीनी भाषा में क्या होगा कि हमको कंप्यूटर को 0 या फिर 1 के रूप में ऑपरेट करना पड़ेगा। अब आप समझ गए कि 0 1 में हम, मान लीजिए अभी मैं जो बोल रहा हूं इसको 0101 के रूप में अगर लिखना पड़ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा कठिन काम हो जाएगा। इसको सामान्य लोगों को समझना लगभग नामुमकिन है। विशेषज्ञ लोग होते हैं वही समझ पाते हैं कि ये क्या चीज है।
तो वैसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, तो इसका डेवलपमेंट किया गया। मशीन इसी को समझती है, कंप्यूटर इसी को समझता है, और हम लोग हिंदी इंग्लिश इस टाइप की भाषाओं को समझते हैं। तो वैसे केस में क्या किया गया, एक असेंबली भाषा का भी डेवलपमेंट किया गया, या इनको मध्य भाषा भी कहा जाता है। असेंबली भाषा क्या होती थी कि जो हमारी भाषा है उसको मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को हमारी भाषा में बदलने के लिए एक इंटरफेस का काम करती थी। और जो तीसरी कैटेगरी की भाषाएं हैं उनको उच्च स्तर की भाषाएं या उच्च स्तरीय भाषाएं भी, हाई लेवल लैंग्वेज भी उनको कहा जाता है। ये वो भाषाएं होती हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, जैसे फॉर्ट्रॉन एक भाषा है, ये भी क्या है, ये उच्च स्तरीय भाषा है। यह फॉर्मूला ट्रांसलेशन का क्या है, संक्षिप्त रूप है। वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग संगणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से C++ हो गया, जावा हो गया, ओरेकल हो गया, इस तरह की भाषाओं को हम क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय भाषा के नाम से जानते हैं। बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। तो देखिए, एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा भेजने के लिए पहले क्या किया जाता था, सिंपल तारों का, वायरों का प्रयोग किया जाता था। अब जो वायर होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह होता है। वैद्युत का प्रवाह, हम फिजिक्स में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि वैद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका परमाणु से टक्कर होगा, टक्कर होगा तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा में क्या होता चला जाएगा, ह्रास होता चला जाएगा, क्षति होती चली जाएगी। तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए एक तो एक बार में वायर में जो इलेक्ट्रॉनिक वायर है उसमें एक ही तरह का डाटा भेज सकते हैं, ये समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी कि बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती थी, तो डाटा कई बार क्या हो जाता था, प्रॉपर पहुंच नहीं पाता था, मतलब डाटा में नॉइस आ जाता था, समस्या आ जाती थी। तो उन सब से बचने के लिए क्या किया गया, एक नया मेथड इस्तेमाल किया गया, ऑप्टिकल फाइबर का। ये क्या होता है, इस तरीके का कांच का बना हुआ या फाइबर का बना हुआ एक बहुत ही पतला वायर, जैसे बाल होता है उतना मोटा एक पाइप होता है, और उसके अंदर प्रकाश को डाल दिया जाता है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है। प्रकाश का वेग आप जानते ही हैं, सबसे ज्यादा होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो उस वजह से ये बहुत फास्ट चलता है, तो एक ही सेकंड में पूरा डाटा कहीं से कहीं भी पहुंचाने की इसमें क्षमता होती है। इसमें अवशोषण नहीं होता क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है, इसलिए ऊर्जा हानि की कोई समस्या नहीं रहती है। ठीक है, तो सिल्का, प्लास्टिक, ग्लास, इनसे बना हुआ ये कोई एक वायर हो सकता है, बाल टाइप का रहता है, इसलिए इसको ऑप्टिकल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम वाईफाई की। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। तो ये क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्किंग की बेतार प्रौद्योगिकी है। मॉडेम की बात करें, अब यहाँ पे एरिया नेटवर्किंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस चीज को और समझ लेते हैं। जैसे भाई, एक तो हम तार का इस्तेमाल कर सकते हैं, तार हो गया, या अभी हमने जैसे ऑप्टिकल फाइबर की बात करी, तो ये क्या हो गया, तार वाला माध्यम हो गया। एक होता है बेतार वाला माध्यम, जैसे हम फोन में देखेंगे तो उसमें किसी तार के द्वारा नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग करके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा रहा है। तो डाटा को भेजने के दो तरीके, एक तो तार के माध्यम से या फिर बिना तार के माध्यम से। तो बिना तार के माध्यम से जब हम भेजते हैं तो उसमें क्या आता है, वाईफाई है, लाईफाई है, या फिर आप कह सकते हैं ब्लूटूथ है। ये सारी युक्तियां बेतार संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब हमने यहां पे बात करी एरिया नेटवर्किंग की। तो एरिया नेटवर्किंग क्या है कि भाई कैसे आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डाटा भेजने के लिए आपको किसी के साथ, जैसे हम अगर मुझे किसी से बात करनी है तो उस इंसान सामने भी तो होना चाहिए, तभी तो बात होगी प्रॉपर दोनों तरफ से। तो वैसे करके हम किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, कितने कंप्यूटरों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस चीज को हम कहते हैं नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में क्या होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्किंग हो सकती है, ये जो आपका मीडियम एरिया नेटवर्किंग हो सकती है, या फिर ये हो सकती है वाइड एरिया नेटवर्किंग, इसको वैन कहा जाता है। इसको मीडियम वाले को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग MAN कहा जाता है, इसको LAN कहा जाता है, और इसको WAN कहा जाता है। WAN में जब और एक्सटेंडेड हो जाएंगे, हम बहुत बृहद लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो यही क्या बन जाता है, इंटरनेट या फिर WWW बन जाता है। चलिए मोडेम की बात करें। अब फिर वही बात आ गई कि देखिए कंप्यूटर क्या समझ रहा है, ऑन ऑफ होना समझ रहा है। वो किस बेस पे काम कर रहा है, डिजिटल लेवल पे काम कर रहा है। और जो तार हैं वो किस बेस पे काम कर रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वो एनालॉग बेस पे काम कर रहे हैं। तो एनालॉग से डिजिटल या डिजिटल से एनालॉग में करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि तार के बीच में और कंप्यूटर के बीच में एक यंत्र लगाना पड़ता है, जो जब एनालॉग सिग्नल आएगा
सामान्य जो करंट है वो आएगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचा देगा, या कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। तो इस प्रकार की जो युक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉडेम के नाम से जानते हैं। अब कुछ ऐसी स्पेशल शब्दावली हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के इस फील्ड में, और उसके साथ ही ये एग्जाम में भी पूछी जाती रहती हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना भी थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। बात करें हम वेबसाइट की, तो वेबसाइट एक्चुअली क्या है, एक वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का समूह होता है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि कोई वेब पेज कहां है उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक अद्वितीय पता, यूनिक एड्रेस या यूआरएल कहलाता है। वेब पेज क्या है, वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो या फिर एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। देखिए एक वेब पेज हो गया, वेब पेज मतलब इस पर जो भी लिखा हुआ है ये। अब कई सारे वेब पेज, जैसे किताब होती है तो उसमें एक पेज हो गया तो वो मान लीजिए वेब पेज हो गया। पूरे के पूरे सारे के सारे पेजों को मिला करके जब हम बात करेंगे तो अगर मान लीजिए बुक बन जाएगी सारे पेज मिला करके, वैसे ही वेब पेजों को मिला करके क्या बन जाती है, एक वेबसाइट बन जाती है। तो वेब पेज पर एक स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है और वेबसाइट में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है उस फील्ड से रिलेटेड। वेब ब्राउजर की बात करें, अब अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो तो उसमें से डाटा को सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई पार्टिकुलर डाटा किस वेब पेज पर है, किस वेबसाइट पर है, कहां पर है, वहां से सर्वर से डाटा को खोजने के लिए हमने कुछ चैनल बना रखे हैं, तो उन चैनलों को ही क्या कहा जाता है, वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। ये ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www या सीधे सीधे इंटरनेट कहिए, इंटरनेट पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोले जा सकते हैं। होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो किताब का फ्रंट होता है, वैसे ही वेबसाइट का जो पहला पेज होगा उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज के नाम से जानते हैं। अभी जैसे www का मतलब आया तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है, ये पूछी गई है कई बार कई सारे एग्जाम्स में, उसको याद रखिएगा। ये क्या है, ये सूचना स्रोतों का एक जाल है। www या वेब के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो आविष्कार किया था वो टिम बर्नर्स ली नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। बात करें ईमेल की, तो ईमेल संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का क्या है, साधन है। किसी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए ईमेल्स का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज हो गया जहां पे, या वेबसाइट हो गई जहां पे आपने सारा डाटा एक साथ स्टोर कर दिया जिसको कोई भी देख सकता है। लेकिन ईमेल में क्या करेगा कि किसी, मान लीजिए मुझे एक इंडिविजुअल हूं मैं, मुझे किसी दूसरे इंडिविजुअल से कोई बात करनी है, तो उसके लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उसको ईमेल कहा जाता है। ईमेल का संदेश कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर पर जाकर सुरक्षित हो जाता है। कंप्यूटर से संबंधित कुछ और भी चीजें हैं, जैसे पहला कंप्यूटर 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहते हैं। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को कहा जाता है। अब देखिए भारत के मामले में 3 सिलिकॉन घाटी का जिक्र आता है। सिलिकॉन घाटी अमेरिका की एक जगह है जो कैलिफोर्निया स्टेट है, वहां पड़ती है। वहां पे सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन से बनते हैं कंप्यूटर चिप्स और मदरबोर्ड, जिसकी हेल्प से पूरा का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। जितनी भी डिजिटल चीजें हैं, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें इन्हीं की सहायता से बनती हैं। हमने जब फिजिक्स पढ़ा था तो हमने वहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ा था। तो सिलिकॉन वहां सबसे ज्यादा पाई जाती थी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो सभी कैलिफोर्निया के उसी एरिया में पड़ती हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया गया सिलिकॉन घाटी। अब भारत में सबसे पहले बंगलौर में इस तरह का डेवलपमेंट किया गया कंप्यूटरों से रिलेटेड, तो इसलिए बंगलौर को कहा जाता है फर्स्ट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। उसके बाद जो जोड़ दिया गया वो हैदराबाद पर दिया गया, तो हैदराबाद को दूसरी सिलिकॉन घाटी कहा जाता है भारत की। उसके बाद ये जो जोड़ है वो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में दिया गया, तो इसलिए भारत की तीसरी सिलिकॉन वैली नोएडा को कहा जाता है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC था। ठीक, आगे हम देखेंगे इसमें। जैसे अभी हमने गीगाबाइट मेगाबाइट की बात करी थी, अभी जैसे हमने बात करी थी, तो एक बिट की अगर हम बात करें, एक बिट मतलब 0 या 1। एक अगर हम बात करें निबल की, तो निबल का मतलब 4 बिट। बात करें बाइट की, 8 बिट।
अब ये जो बाइट से आगे है, अब यहां से टर्मिनोलॉजी चलती है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि जब नॉर्मल हम जब भी मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में देखेंगे तो किलो का मतलब होता है 1000, लेकिन यहां पे इसका मतलब हो जाता है कंप्यूटर में 1024। तो 1024 का रिलेशन चलेगा, जैसे 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, या ऐसे कह लीजिए कि अगर यहां पे कितने बाइट हो जाएंगे फिर 10 की पावर 6। 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। कोबोल क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है जो अंग्रेजी के ही समान होती है। कंप्यूटर अशुद्धि, अगर कंप्यूटर में कोई गड़बड़ आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? बग के नाम से जानते हैं। और प्रोलॉग की बात करें तो ये क्या है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। अभी जैसे पेंटियम 5 चल रहा है, जो जनरेशन है डेस्कटॉप की, तो पेंटियम 5 की जो भाषा है उसको प्रोलॉग के नाम से भी जाना जाता है। अब संचार प्रौद्योगिकियों में बात करें तो यहां पे जैसे बात करें हम 2G, 3G, 4G, इन संचार प्रौद्योगिकियों में जो जी का मतलब है वो जनरेशन शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा के साथ जो छेड़छाड़ करी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? हैकिंग के नाम से जानते हैं। जो कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड चीज है इनको साइबर के नाम से जाना जाता है। और जब कोई भी ऐसा काम किया जाता है जो हमारी बिना मर्जी के होता है या हमको परेशान करने के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन को चुराने के उद्देश्य से किया जाता है, तो ऐसी चीजों को फिर हम साइबर क्राइम के नाम से भी जानते हैं। तो हैकिंग अपने आप में क्या है? एक साइबर क्राइम होती है। इंटरनेट या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के बार बार सताने या परेशान करने को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। जैसे सामान्य लोग नहीं होते हैं, बार बार कोई जा रहा है कहीं तब भी हम उसको लगातार देख रहे हैं, उस पर नजर रख रहे हैं, वैसे ही अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई नजर रख रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? साइबर स्टॉकिंग कहेंगे। तो साइबर वर्ड का मतलब है इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसको साइबर के नाम से जानते हैं। हमने जो 2G, 3G, 4G और 5G की जो बात करी, इनमें बस इतना है कि इन जैसे इसकी हम बात करें तो यहाँ पे डाटा स्पीड काफी कम रहती है, इसमें और तेज हो जाती है, 5G में और ज्यादा तेज हो जाती है। और 6G अभी जैसे मान लीजिए 2026 में जाके लॉन्च होगा तो उसमें जो डाटा स्पीड है अपलोडिंग की और डाउनलोडिंग की दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी। ये 1 GB 1 TB तक ये पहुंच जाएंगी। कंप्यूटर से आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कुछ क्या रहते हैं? संक्षिप्त नाम भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ALU पूछा गया है कई बार, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो हमने बात करी थी ना मेमोरी वाला जो सेक्शन था, उसमें एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसको हम कह रहे थे। तो उसमें तो था एक CPU पार्ट, एक था मेमोरी यूनिट पार्ट, और जो तीसरा पार्ट था वो क्या था? ALU। कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा, लॉजिक कैसे लगाएगा कि कौन सी चीज ठीक है? जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर के लिए बात करें तो कंप्यूटर तो मशीन है, वो कैसे बताएगा? तो पहले हमने उसमें प्रोग्राम फिट कर रखे हैं कि अगर इस तरह का डाटा आएगा तो आपको ये आंसर देना है, इस तरह का डाटा आएगा तो आपको ये आंसर देना है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो रीजनिंग की चीजें हैं, ये सभी ALU में संपन्न करी जाती हैं, और इन तीनों को मिला करके ही कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। हम बात करें एल्गोल की, तो ये एक भाषा है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथम उस चीज को कहा जाता है कंप्यूटर में कि जैसे मान लीजिए हमको चाय बनानी है तो पहले हमको क्या लेना पड़ेगा? एक बर्तन लेना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा? गैस का इंतजाम करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप गैस चला के उस पर बर्तन को रखना पड़ेगा। चौथा स्टेप हमको उस पर क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा, गैस को चालू करके गर्म करना पड़ेगा, अगला स्टेप। फिर उसमें चीनी डालनी पड़ेगी, फिर चाय की पत्ती डालनी पड़ेगी, फिर दूध डालना पड़ेगा, फिर उसको उबालना पड़ेगा, फिर छानना पड़ेगा कप में। इस तरीके से जो पूरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम चीज को लिख दें तो ये हो गया एल्गोरिथम। ऐसे ही कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझता है और इसको कहा जाता है एल्गोरिथम। और जो एल्गोरिथम की प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। बात करेंगे हम बेसिक, तो ये क्या है? ये भी एक तरह की कंप्यूटर की भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है। ये बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका नाम है। CPU की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CAD की बात करें तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, C की बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स, फ्लॉप्स की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लॉप्स की बात करें तो खासतौर से सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशन स्पीड को नापने के लिए फ्लॉप्स का ही यूज किया जाता है आजकल। पेटा फ्लॉप्स लेवल के जो कंप्यूटर हैं वो मार्केट में
आ चुके हैं सुपर कंप्यूटर्स। HLL की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज। HTML की ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैन की बात करें तो लैन, मैन और वैन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरीके से इसमें चलता है। मॉडेम की बात करें तो ये क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। हमने अभी इसके बारे में बात करी थी। ये क्या करता है कि डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। अब अगर आप IAS, PCS, BPSC, UKPSC इत्यादि कोर्सों से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, अथवा आप हमारे जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उससे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।